गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 8 के लिए व्याकरण से समास को पढ़ाने जा रहे हैं। समास किसे कहते हैं? तो समास संक्षेपण की क्रिया है। जब हम बहुत अधिक शब्दों को कम शब्दों में बना करके बोलना या लिखना चाहते हैं तो हम समासिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी विभिन्न पदों को एक पद में लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। विभिन्न पदों को पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होता है वह पद कहलाता है। तो जितने भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त रहते हैं वह पद बन जाते हैं। इन्हीं विभिन्न पदों को जब हम एक पद में लिख देते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे लिखा जाता है राजा का पुत्र, तो हम उसे एक शब्द में लिख देते हैं राजपुत्र। यह समास हो गया, समासिक क्रिया हो गया। और राजपुत्र जो बन गया वह राजपुत्र समस्त पद बन गया। तो विभिन्न पदों का जब हम एक पद बना देते हैं तो वह समस्त पद बन जाता है। और वह उस एक पद को जब हम विभिन्न पदों में बांट देते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के दो खंड होते हैं। प्रथम खंड को पूर्व पद और दूसरे खंड को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद को हम दो भाग में बांटते हैं। राज पुत्र, तो राज पूर्व पद हो गया और पुत्र उत्तर पद हो गया। तो राजपुत्र समस्त पद, राजा का पुत्र समास विग्रह, और राज पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद हो गया। इस तरह से समास को हम संक्षेपण की क्रिया में जो जिन प्रक्रिया को संक्षेप करने के लिए प्रयोग करते हैं वह समास की प्रक्रिया कहलाता है। अब चलते हैं समास के भेद के तरह। तो समास के मुख्य 6 भेद पढ़ते हैं हम। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? अब हम भेद के तरफ चलते हैं। तो जिस समास में अव्यय का एहसास हो, यानी जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद बनने पर संपूर्ण पद अव्यय बन जाए तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय हम लोग पढ़ चुके हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो हमेशा एक ही रूप में बना रहता है, जिस पर लिंग, पुरुष, वचन, विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण उसके रूप परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद उसके अव्यय नहीं होते, लेकिन समस्त पद बनाने पर संपूर्ण पद जब अव्यय में बदल जाए तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे यथा संभव, यथा अव्यय है और संभव अव्यय नहीं है, लेकिन जब यथा के साथ संभव जुड़ जाता है तो वह अव्यय बन जाता है। प्रतिदिन, प्रति अव्यय है लेकिन दिन अव्यय नहीं है। प्रति के साथ दिन जुड़ने पर प्रतिदिन पूरा समस्त पद अव्यय बन जाता है, तो इसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी भाव समास के बाद हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष संस्कृत में परिभाषा है, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के विग्रह करने पर विभिन्न कारकीय चिन्ह इसके साथ जुड़ते हैं। तो जिस कारक के चिन्ह इसके साथ जुड़ते हैं हम उसे उस कारक के नाम से जानते हैं। जैसे अगर को जुड़ा तो कर्म तत्पुरुष,
से जुड़ा तो करन तत्पुरुष, के लिए जुड़ा तो अपादान संप्रदान तत्पुरुष, का के की जुड़ा तो संबंध तत्पुरुष, में पर जुड़ा तो अधिकरण तत्पुरुष। यानी तत्पुरुष समास को का वर्गीकरण पुनः 6 भागों में कर दिया गया है। कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। क्योंकि इस समास में विग्रह करने पर विभिन्न कारकीय चिन्ह इसके साथ जुड़ते हैं, तो जिस कारक के चिन्ह इसके साथ जुड़ते हैं उसे हम उस तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। अब तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के दोनों पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। पहला पद इसका विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला विशेषण है, घोड़ा विशेष्य है। नील गाय, नीला गाय, नील नीला विशेषण है और गाय विशेष्य है। तो जिस समास के दोनों पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। उसके बाद तो आज हम इस वीडियो में समास के यही तक इसके भेद को पढ़ेंगे। बचे हुए भेद को अगले वीडियो में भाग 2 में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।